राज्य विजयनगर का राजा विक्रम प्रताप अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी 6 रानियां थीं, लेकिन कोई भी उन्हें वारिस नहीं दे सकी। पूरे राज्य में चर्चा थी कि राजा का वंश समाप्त होने वाला है। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गए। वहां उन्होंने उनसे एक साध्वी मिली। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारा वंश समाप्त नहीं होगा, लेकिन तुम्हें 7वीं रानी की खोज करनी होगी। राजा इस रहस्य को समझ नहीं सके, लेकिन महल लौटने के बाद उन्हें सपना आया जिसमें उन्हें एक सुनसान महल का दृश्य दिखा और एक स्त्री की करुण पुकार सुनाई दी। राजा ने पूरे राज्य में संदेश भेजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन जब वह अपने मंत्री के साथ राज्य के पुराने किले में गए, तो वहां उन्होंने एक बंद कमरे में से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा तोड़ा गया तो वहां एक सुंदर लेकिन दुर्बल स्त्री मिली, जिसका नाम चंद्रिका था। राजा के पूछने पर चंद्रिका ने बताया कि वह इसी राज्य की राजकुमारी थी, लेकिन कुछ वर्षों पहले षड्यंत्र के तहत उसे इस किले में कैद कर दिया गया। यह सुनकर राजा विक्रम प्रताप ने चंद्रिका से विवाह कर लिया और कुछ ही महीनों बाद राज्य में यह घोषणा हुई कि महारानी गर्भवती। यह सुनकर राजा की बाकी 6 रानियां इस खबर से ईर्ष्या करने लगी। उन्होंने एक रात मिलकर योजना बनाई और चंद्रिका को जड़ी बूटियों से बेहोश कर जंगल में फेंक दिया। जब राजा को यह खबर मिली तो वह क्रोधित हो उठे और चंद्रिका की खोज में निकल पड़े। राजा को जंगल में वही साध्वी फिर से मिली। उसने राजा को बताया कि चंद्रिका पास के मंदिर में है। राजा वहां पहुंचे और पाया कि चंद्रिका ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। जब राजा विक्रम प्रताप अपने पुत्र और पत्नी को लेकर महल लौटे तो उन्होंने अपने न्यायालय में सभी रानियों को बुलाया और उन्होंने उन्हें चेतावनी देने के लिए एक आखिरी मौका दिया कि वे सच कबूल कर लें, लेकिन रानियों ने झूठ बोलना जारी रखा। तभी साध्वी महल में प्रकट हुई और अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उसने बताया कि कैसे रानियों ने चंद्रिका को जंगल में छोड़ने की योजना बनाई थी। राजा का गुस्सा फूट पड़ा और उसने 6 रानियों को महल से निष्कासित कर दिया। अब चंद्रिका को राजमहल में मुख्य रानी का दर्जा दिया गया। राज्य के सभी नागरिकों ने चंद्रिका का स्वागत किया और उसके पुत्र को भविष्य के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया। समय बीता और चंद्रिका का पुत्र युवराज अभिमन्यु बड़ा होने लगा। वह अपने पिता की तरह वीर और अपनी माँ की तरह बुद्धिमान था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि लेकिन तभी एक नए संकट ने राज्य को घेर लिया। निष्कासित रानियां अपने मायके के राज्यों में जाकर वहां के राजाओं को भड़काने लगी। उन्होंने कहा कि राजा विक्रम प्रताप ने उनके साथ अन्याय किया और उन्हें अपमानित कर महल से निकाल दिया। इससे नाराज होकर 6 पड़ोसी राज्यों ने विजयनगर पर हमला करने की योजना बना ली। यह खबर राजा तक पहुंची और उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इस बार चंद्रिका ने अपने विवेक से राजा को एक नई रणनीति सुझाई। चंद्रिका ने कहा कि राजन, युद्ध में केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से भी विजय प्राप्त की जाती है। यदि हम इन राज्यों से अलग अलग लड़ेंगे तो हमारी शक्ति बंट जाए। हमें पहले उनकी आपसी फूट का फायदा उठाना होगा। राजा ने चंद्रिका की योजना पर अमल किया और दुश्मन राज्यों के मंत्रियों के बीच मतभेद पैदा कर दिए। परिणाम स्वरूप वे आपस में लड़ने लगे और विजयनगर को बिना ज़्यादा रक्त बहाए विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध के बाद चंद्रिका न केवल राजा की प्रिय बनी रही, बल्कि उसे राजमाता का दर्जा भी दिया गया। उसके विवेक और धैर्य ने साबित कर दिया कि वह केवल सुंदर ही नहीं बल्कि एक महान नेता भी थी। चंद्रिका की बुद्धिमत्ता और राजा विक्रम प्रताप की वीरता से विजयनगर की जीत हुई, लेकिन महल में अब भी कुछ ऐसा था जो छुपा हुआ था। राजा खुश था कि उसने अपने राज्य को बचा लिया, लेकिन उसे एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। एक रात राजा अपने कक्ष में थे, तभी उन्हें महल के पुराने हिस्से से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम है, लेकिन आवाज़ बार बार आने लगी। राजा ने अपने विश्वास पात्र सेनापति को साथ लिया और आवाज़ का पीछा करने लगा। आवाज़ महल के एक गुप्त तहखाने से आ रही थी।
जब दरवाज़ा खोला गया तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ एक और स्त्री कैद थी जिसकी शक्ल चंद्रिका से हूबहू मिलती थी। चौंकाने वाला सच तो यह था कि जब वह कहने लगी, राजन मैं ही असली चंद्रिका हूँ, जो आपके साथ महल में है वह मेरी जुड़वा बहन चंपा है। राजा यह सुनकर राजा सन्न रह गए। असली चंद्रिका ने बताया कि बचपन में ही उसे उसकी दुष्ट सौतेली माँ ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी दासी ने उसे बचा लिया। चंद्रिका की जगह उसकी बहन चंपा को महल में भेज दिया गया, जो बचपन से ही उससे अलग रहती थी और एक तांत्रिक के प्रभाव में थी। यह सब सुनकर राजा को धीरे धीरे समझ आया कि चंपा ने चंद्रिका का रूप धारण करके महल में जगह बनाई थी और पूरे राज्य पर कब्जा करने की योजना बना रही थी। यही कारण था कि वह बाकी रानियों को रास्ते से हटाने में सफल हुई। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर चंपा असली नहीं थी तो उसके पुत्र युवराज अभिमन्यु का क्या होगा। आइए जानते हैं चंपा का रहस्य। जब राजा ने चंपा को महल बुलाया तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा कि वह शुरू में सिर्फ महल में रहने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसे शक्ति और वैभव की लालसा भी होने लगी। दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब चंपा ने कहा कि राजन, अभिमन्यु तुम्हारा पुत्र नहीं है, वह तांत्रिक द्वारा पैदा किया गया एक असाधारण बालक है जो इस राज्य पर राज करने के लिए भेजा गया था। यह सब सुनकर राजा सोच में पड़ गए। अब राजा के सामने दो ही विकल्प थे। पहला, चंपा को दंडित करे और अभिमन्यु को गद्दी से हटाए, या फिर अभिमन्यु को अपनाए और उसे सही मार्ग पर लाए। राजा ने दूसरे विकल्प को चुना। उसने अभिमन्यु को एक सच्चा योद्धा और न्यायप्रिय राजा बनाने के लिए प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। राजा विक्रम प्रताप ने तय कर लिया था कि वह अभिमन्यु को सही मार्ग पर लाएगा, लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था। अगर अभिमन्यु उसका पुत्र नहीं था तो वह आखिर कौन था। महल में सभी को यह पता चल चुका था कि अभिमन्यु की असली माँ चंपा थी, जो एक तांत्रिक की शिष्या थी। लेकिन चंपा के जीवन के आखिरी क्षणों में उसने राजा से कहा, राजन, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन अभिमन्यु को मत छोड़ो, वह तुमसे अधिक जुड़ा है जितना तुम सोच सकते हो। राजा को समझ नहीं आया कि चंपा का यह वाक्य क्या मायने रखता था। तभी महल के सबसे पुराने विद्वान आचार्य वशिष्ठ आगे आए और बोले, राजन, यह रहस्य अब और नहीं छुप सकता। सत्य यह है कि अभिमन्यु तुम्हारा ही पुत्र है। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। आचार्य वशिष्ठ ने बताया कि जब चंद्रिका गर्भवती थी तब चंपा ने अपनी तंत्र विद्या से उसे जंगल में फेंकवा दिया, लेकिन उस समय चंद्रिका को एक गुप्त आश्रम में एक ऋषि ने बचाया और वहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद चंपा ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस नवजात को छीन लिया और महल में अपना पुत्र बताकर उसे पालने लगी। असली चंद्रिका को जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। इन सब के बाद अब राजा के सामने सबसे कठिन सवाल था, क्या वह अभिमन्यु को सजा दे, यह जानकर कि उसकी परवरिश झूठ पर हुई थी, या उसे विजयनगर का असली उत्तराधिकारी बनाए। तभी असली चंद्रिका आगे आई और बोली, राजन, भले ही अभिमन्यु को गलत तरीके से पाला गया, लेकिन उसका हृदय शुद्ध है। उसे सजा देने की बजाय उसे प्रेम से बदलने का प्रयास करें। सबकी बातें सुनकर राजा ने ये योजना बनाई। उसने घोषणा की कि विजयनगर का अगला उत्तराधिकारी वही बनेगा जो 3 कठिन परीक्षाओं को पार करेगा। पहला था धैर्य की परीक्षा, जिसमें राज्य के सबसे गरीब गांव में बिना किसी राजसी सुविधा के 30 दिन रहना था। और दूसरा था न्याय की परीक्षा। उसे अपने ही राज्य के लोगों के बीच न्याय करना था, बिना यह बताए कि वह राजा का पुत्र है। और तीसरा था बलिदान की परीक्षा, जिसमें अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना था। अभिमन्यु ने बिना किसी सवाल के इन परीक्षाओं को स्वीकार किया। पहली 2 परीक्षाएं उसने सफलतापूर्वक पास कर ली, लेकिन तीसरी परीक्षा में राजा ने उससे कहा, अगर तुम सच में इस राज्य के योग्य हो तो तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का बलिदान देना होगा। यह सुनकर अभिमन्यु कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, मुझे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का त्याग करना होगा
तो मैं खुद को ही त्याग दूंगा। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। अभिमन्यु ने सिंहासन को त्यागने की घोषणा कर दी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे उसके रक्त के कारण राजा माने, बल्कि उसके कर्मों से पहचाने। यह देखकर राजा को अब यकीन हो गया था कि अभिमन्यु ही उसका सच्चा उत्तराधिकारी है। उसने सभी के सामने उसे विजयनगर का सम्राट घोषित कर दिया। अभिमन्यु ने अपने माता पिता से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा ली कि वह हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा। दोस्तों, सत्य कितना भी छुपाया जाए, वह एक न एक दिन प्रकट हो ही जाता है। परवरिश ही तय करती है कि कोई इंसान कैसा बनेगा, जन्म नहीं। और सच्चा नेता वह होता है जो अपनी शक्ति का त्याग करने के लिए भी तैयार हो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।